विक्रम प्रताप की इकलौती बेटी श्रद्धा की शादी में बहुत अड़चनें आ रही थी क्योंकि वो बहुत काली थी। उसके रंग रूप को देखकर हर कोई अपने बेटे की शादी श्रद्धा से करवाने से मना कर देता था। इसलिए विक्रम प्रताप हमेशा अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान रहा करता था। जय श्री राम पंडित जी, कुछ बात बनी मेरी बिटिया की शादी की? जय श्री राम। मैंने बहुत लोगों को श्रद्धा बिटिया की तस्वीर दिखाई, पर अभी कहीं बात नहीं बनी है। आप थोड़ा समय दीजिए। शादी ब्याह में थोड़ा समय तो लगता ही है। जब तक बिटिया का लगन नहीं आएगा तब तक कहीं भी आपकी बिटिया की शादी नहीं होगी। पंडित जी, आप कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी मेरी बिटिया के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। देखिए, गरीब होगा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं अपनी बेटी की शादी में खूब सारा दान दहेज दूंगा, ताकि मेरी बेटी को उसके ससुराल में कभी कोई कमी ना हो। बस कोई अच्छा लड़का मिल जाए जो मेरी बेटी का हाथ थाम सके। हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब हो जाएगा। एक तरफ विक्रम प्रताप को अपनी बेटी श्रद्धा की शादी करवानी थी और वो श्रद्धा की शादी करवाने के लिए खूब सारा दान दहेज देने के लिए भी तैयार था। तो वहीं दूसरी तरफ अनुराग एक रिया नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। अनुराग एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, लेकिन अनुराग की माँ कुसुम को हमेशा से ही एक अमीर और खूब सारा धन दहेज लाने वाली बहू चाहिए थी। एक दिन अनुराग अपनी माँ से रिया के बारे में बात करता है। माँ, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है बेटा, बता, आखिर ऐसी क्या बात करनी है तुझे मुझसे? माँ, वो दरअसल बात यह है कि मैं रिया नाम की एक लड़की को बहुत पसंद करता हूँ और रिया के घर वाले उसके लिए लड़का देख रहे हैं। तो बात यह है कि मुझे रिया से शादी करनी है। आप एक बार रिया के घर वालों से इस बारे में बात कर लीजिए। अच्छा, तो ये बता, रिया के घर वाले शादी में खूब सारा दान दहेज तो देंगे ना? नहीं माँ, रिया हमारी तरह ही एक मिडिल क्लास फैमिली से है और उसके पापा शादी में हमें कुछ नहीं देंगे और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं माँ। मुझे सिर्फ रिया से शादी करनी है। अरे बस कर ये प्रेम रोग, कुछ दिनों के लिए ही होता है ये सब। मैं तेरे लिए एक ऐसी बीवी लेकर आऊंगी जो खूब सारा दान दहेज लेकर आए, जिससे हमारे घर की आर्थिक स्थिति एकदम ठीक हो जाए। अरे तेरे बड़े भाई ने क्या किया, उसे भी तो प्रेम रोग लग चुका था और शादी करके एक ऐसी गरीब घर की लड़की उठाकर हमारे घर ले आया, जिसके माँ बाप ने शादी में 1 रुपया तक नहीं दिया। माँ, मुझे रिया से ही शादी करनी है। अनुराग, मेरी एक बात तू कान खोल कर सुन ले। अगर तूने भी अपने बड़े भाई विनोद की तरह मेरे खिलाफ जाकर शादी करने की कोशिश की तो याद रखना, इस बार मैं खुद को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें माँ चाहिए या फिर प्यार। कुसुम अपने बेटे को खुदकुशी करने की धमकी दे देती है। अनुराग अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। एक सुबह कुसुम मंदिर जाती है और भगवान जी से अमीर और खूब सारा दान दहेज लाने वाली बहू की मनोकामना मांगती है। हे भगवान, मेरे घर में एक ऐसी बहू भेजो जो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है, जिसके पास पैसों की कोई कमी ना हो। मुझे एक ऐसी पैसे वाली बहू चाहिए भगवान। तभी वहाँ मंदिर के पुजारी जी आते हैं। कुसुम मंदिर के पुजारी जी से अपने बेटे की शादी की बात करती है। तभी पुजारी जी कुसुम को श्रद्धा के बारे में बताते हैं। देखिए, मैं अनुराग को अच्छे से जानता हूँ। अनुराग बहुत अच्छा और समझदार बच्चा है, पर मेरी नजर में अनुराग के लिए एक अच्छी लड़की है। श्रद्धा नाम है उसका। अरे अमीर बाप की इकलौती औलाद है। पुजारी जी कुसुम को श्रद्धा की तस्वीर दिखाते हैं। अरे लड़की तो बहुत सुंदर है पुजारी जी, आप एक बार लड़की वालों से बात कीजिए, मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। अरे आप एक बार सोच लीजिएगा, श्रद्धा दिखने में थोड़ी सी बहुत काली है ना। अरे कोई बात नहीं, रंग रूप का क्या है, ये तो भगवान ने बनाकर भेजा होता है, और वैसे भी इंसान मन से सुंदर होना चाहिए। श्रद्धा भले ही काली थी, लेकिन वो बहुत पैसे वाली थी, इसलिए कुसुम को श्रद्धा पसंद आ जाती है और वो तुरंत पुजारी जी को श्रद्धा और अनुराग का रिश्ता करवाने की बात करती है। अब क्या था, कुसुम श्रद्धा के माता पिता से अपने बेटे अनुराग की शादी की बातचीत करती है और कुछ ही महीने बाद एक अच्छा सा मुहूर्त निकालकर श्रद्धा और अनुराग की शादी हो जाती है। शादी के बाद श्रद्धा अपने ससुराल आती है और वो देखती है कि श्रद्धा की जेठानी अनीता किचन में काम कर रही होती है। तभी कुसुम गुस्से में वहां जाती है।
कामचोर कही कि अभी तक तूने मेरी श्रद्धा बहू के लिए नाश्ता नहीं बनाया। अरे वो बेचारी भूखी होगी, क्योंकि वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी है। उसे ऐसे खाने का इंतजार करने की आदत नहीं। अरे आगे पीछे नौकर घूमते हैं उसके। अब जल्दी से उसके लिए नाश्ता बनाकर तैयार कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेचारी अनीता कुसुम से बिना कुछ सवाल किए चुपचाप श्रद्धा के लिए नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। ये देखकर श्रद्धा को बहुत अजीब लगता है। अरे ये क्या, माँ जी दीदी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? और मैं भी तो अब इस घर की बहू हूँ ना, फिर मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है? इसी तरह से श्रद्धा को उसके ससुराल में कुछ दिन और बीत जाते हैं और वो देखती है कि श्रद्धा की सास कुसुम उसकी जेठानी अनीता पर खूब अत्याचार करती थी। वो आए दिन अनीता की गरीबी का मजाक बनाकर उसकी बेइज्जती किया करती थी। अच्छा, इतने दिन इस घर में रहने के बाद मुझे अब तो ये समझ में आ ही गया है कि माँ जी मुझ में और जेठानी जी में इतना भेदभाव क्यों करती है। पर कोई बात नहीं, अब माँ जी को सही रास्ते पर लाने का काम मेरा है। श्रद्धा ने ठान लिया था कि वो अपनी सास को अपने अंदाज में सबक सिखा कर रहेगी। एक सुबह श्रद्धा अपनी सास को आवाज लगाती है। कुसुम भागते हुए श्रद्धा के पास आती है। माँ जी, आपको सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से आपको आवाज लगा रही हूँ और एक आप है जो पता नहीं कौन सी दुनिया में मस्त है। अरे बेटा, मैं आराम कर रही थी, बता क्या चाहिए तुझे? माँ जी, मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, आप मेरा सर दबा दीजिए ना। क्या कहा तूने? मैं तेरा सिर दबाऊं? हाँ माँ जी, आप नहीं दबाओगी तो कौन दबाएगा? जल्दी से मेरा सर दबाओ। और वैसे भी मैं इस घर में बहू नहीं बल्कि महारानी बनकर आई हूँ। इतना सारा दान दहेज दिया है मेरे पापा ने, तो आपको मेरे लिए इतना तो करना ही पड़ेगा ना। जल्दी से मेरा सर दबाओ। बेचारी कुसुम ना चाहते हुए भी मुंह बनाकर अपनी बहू का सिर दबाने के लिए बैठ जाती है। थोड़ी ही देर में श्रद्धा को भूख लगती है और श्रद्धा अपनी सास को बोलती है, माँ जी, मुझे चाय पकोड़े खाने का मन कर रहा है, आप जल्दी से मेरे लिए चाय पकोड़े बना दो ना। और माँ जी, आप दीदी को मत बोलना चाय पकोड़े बनाने के लिए, उनके हाथ का मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अब से मेरे सारे काम आप ही करोगे। अरे श्रद्धा, मैं तेरी सास हूँ और सास अपनी बहू का कोई काम नहीं करती। माँ जी, मैं एक पैसे वाली बहू हूँ और आप मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं आपकी सेवा करूँगी। अरे इतना सारा दान दहेज और पैसा लेकर आई हूँ, आपको पैसे और दान दहेज के बदले में ये सब तो करना ही पड़ेगा ना। चलो जाओ, अब जल्दी से मेरे लिए चाय पकोड़े बनाकर ले आओ। बेचारी कुसुम रसोई में जाकर अपनी बहू के लिए चाय पकोड़े बनाने लगती है और इसी तरह से श्रद्धा आए दिन कुसुम से अपना सारा काम करवाती। बेचारी कुसुम को अब अपने ही फैसले पर पछतावा महसूस होने लगता है। एक दिन रात के करीबन 2 बजे कुसुम श्रद्धा का सिर दबा रही होती है। तभी अनीता कुसुम को इस तरह से श्रद्धा का सर दबाता हुआ देख लेती है और अनीता श्रद्धा के कमरे में जाती है और अपनी सास को बोलती है, माँ जी, श्रद्धा गहरी नींद में सो रही है, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, तब तक मैं श्रद्धा का सर दबा देती हूँ। अभी तो ये सो रही है ना, तो इसे पता भी नहीं चलेगा कि इसका सर कौन दबा रहा है। अनीता की बातें सुनकर कुसुम को बहुत बुरा लग रहा था। उसे बार बार वही सारी चीजें याद आने लगती है जो वो अनीता के साथ करती थी। अनीता बहू, मुझे माफ कर देना, मैं हमेशा तेरी गरीबी का मजाक बनाती थी और तेरी बेइज्जती करती थी, पर असल में तो तू ही मेरे घर की लक्ष्मी है, तू ही मेरी बहू है। क्योंकि मेरे इतना सब कुछ करने के बावजूद भी तूने कभी मुझे पलटकर जवाब नहीं दिया और आज मुझे ये जो कुछ भी करना पड़ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे किए का ही नतीजा है। मुझे ही अपने घर के लिए एक पैसे वाली बहू चाहिए थी, पर पैसे वाली बहू कभी भी अपने रिश्तों को अहमियत नहीं देती, ये तो मैंने आज देख ही लिया। तभी श्रद्धा की आंख खुल जाती है और श्रद्धा कुसुम से कहती है, चलो अच्छी बात है माँ जी, आपको देर से ही सही लेकिन अपनी गलती का एहसास तो हुआ। माँ जी, मैंने ये जो कुछ भी किया है वो एक प्लान था ताकि मैं आपको अपनी गलती का एहसास करवा सकूं। मैं भले ही एक अमीर घर से हूँ, पर मेरे अंदर पैसों को लेकर कोई घमंड नहीं है, मैं वास्तविकता में यकीन रखती हूँ। तू कहना क्या चाहती है श्रद्धा, साफ साफ बोल।
माँ जी, जब मैं इस घर में आई थी तब मैंने देखा कि आप मेरे साथ कुछ और दीदी के साथ कुछ और है, क्योंकि मैं एक पैसे वाली बहू हूँ और अनीता दीदी के साथ आप बहुत अलग तरीके से व्यवहार कर रही हो, क्योंकि वो एक गरीब घर से है। इसलिए आपको सबक सिखाने के लिए मैंने ये सब किया। ठीक कह रही है श्रद्धा, आज जो कुछ भी हुआ है वो बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि अगर तू ऐसा नहीं करती तो शायद मुझे कभी अपनी गलती का एहसास नहीं होता। श्रद्धा की बातें सुनकर कुसुम को समझ में आ जाता है कि जीवन में सब कुछ पैसा ही नहीं होता। इसलिए अब से श्रद्धा अपनी दोनों बहू में से किसी में भी कोई भेदभाव नहीं करती। वो दोनों के साथ एक समान व्यवहार करती है। पायल और पारुल दोनों सड़क किनारे लगे हुए भंडारे में खाना खा रही थी। पायल अपना खाना खा चुकी थी और पारुल अभी भी खाए जा रही थी। उसने अब तक 8 पूड़ियां खा ली थी। सब लोग पारुल की तरफ देखे ही जा रहे थे। देख देख, वो मोटी कितना सारा खाना खा रही है। इसका नाम पारुल है, वो मेरे मोहल्ले की लड़की है। तुम्हें पता है, कोई भी उसे अपने घर पर नहीं बुलाता क्योंकि वो इतना सारा खाना खाती है। वो लड़का अपने दोनों हाथ खोल कर बताता है कि पारुल इतना सारा खाना खाती है। बाकी सभी बच्चे उसके इस तरह इशारा करने पर हंस पड़ते हैं कि वो सब लोग उनका मजाक बना रहे हैं। पर वो पारुल से कहती है, पारुल बहुत हो गया, अब क्या पूरा भंडारा तू अकेले खा जाएगी? अभी मैंने खाया ही कहाँ है, अभी तो मेरी भूख भी शांत नहीं हुई। तुम चली जाओ यहाँ से, हर समय मुझे टोकती रहती हो, खाना भी ढंग से नहीं खाने देती। पायल गुस्से में उसे वहीं छोड़कर घर आ जाती है। पायल और पारुल दोनों जुड़वा बहनें थीं। पायल जहाँ पतली थी, पारुल वहीं बहुत मोटी थी। पारुल को जब भी कोई खाने का सामान दिखता वो उसे तुरंत खा लेती। उसकी इस आदत से उसकी माँ बाबा परेशान थे। उनके बाबा रिक्शा चलाते थे और ज्यादा कमाई नहीं कर पाते थे, इसलिए उनके घर की आर्थिक स्थिति सामान्य भी नहीं थी। जितना सारा परिवार अकेले खाना खाता उतना पारुल अकेले खा लेती थी। पायल को अकेला आया हुआ देखकर उसकी माँ, पारुल कहाँ है? आप लोगों की बेइज्जती करा रही है रोड पर खड़ी होकर। अब तक इतना सारा भंडारे का खाना खा चुकी है, सब लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, पर उसे तो खाना खाने से मतलब है। ये तू कैसे बात कर रही है? वो तेरी बहन है, कम से कम तू तो बाहर जैसे वाले लोगों की तरह मत बोल। थोड़ी ही देर में पारुल के बाबा उसे हाथ पकड़कर घर खींचते हुए लाते हैं। खाना खाते समय भूल जाती है कि तू इंसान है या जानवर? हाँ, सुन रही हो? तुम्हारी बेटी इतना सारा खाना खाकर आई है भंडारे में कि भंडारे वाले ने मुझे बोला, भाई साहब अपनी बेटी को ले जाओ। पारुल रोते हुए अपनी माँ के गले लग जाती है। अभी दोनों बहनों की उम्र 12 साल थी और वो पास ही सरकारी स्कूल में पढ़ने जाती थी। दोपहर को वहां पर मिलने वाले खाने में पारुल का पेट नहीं भरता था, इसलिए उसकी माँ उसकी 4 रोटियां रोज बनाकर देती थी। और जब दोनों बहनें 18 साल की हुई तब पारुल का वजन 130 किलो हो गया और वो दोनों बहनों का पढ़ाई का दूसरा साल चल रहा था। वो एक सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। पायल पारुल से दूरी बनाकर रखने लगी। पायल नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे इतनी मोटी लड़की की बहन कहे, पर कुछ लोगों को उनका पता था कि पारुल पायल की बहन है। वो पायल से कहती है, यार पायल, तू अपनी बहन को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती? मुझे तो लगता है वो दिन ब दिन मोटी होती जा रही है। इसमें डॉक्टर क्या कर सकता है? जो करना है वो पारुल को करना है। खाने छोड़ने के नाम से ही उसे रोना आ जाता है। तुम्हें पता है, वो 8-10 रोटी एक टाइम में खा जाती है। ये तो बहुत गलत बात है। क्या तुमने कभी पारुल से पूछा है कि वो इतना खाना क्यों खाती है और पतले होने की कोशिश क्यों नहीं करती? ये कैसा सवाल है कि वो इतना क्यों खाती है? भाई, उसे भूख लगती है इसलिए खाती है। देखो, अगर वो इतना खाना खाती है तो लगता है उसे कोई बीमारी है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को उसको दिखाओ। पायल मन ही मन सोचती है कि हम लोग इतने गरीब हैं, माँ बाबा पता नहीं किस तरह हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, ऊपर से इलाज का खर्चा, ना बाबा ना। उधर पारुल अपनी क्लास की लड़कियों को कैंटीन में बैठकर खाना खाते हुए देखती है तो उनके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन सभी पारुल को देखकर वहां से उठ जाते हैं। थोड़ी देर और नहीं बैठ सकती थी, मैं भी थोड़ा बहुत खा लेती। कितना मन करता है, यहाँ खाने की खुशबू से मेरी भूख और दुगनी बढ़ जाती है। काश मैं अमीर होती, मेरे पास बहुत सारा पैसा होता,
तब तो मैं ये पूरी कैंटीन का खाना खा जाती। पायल पतली थी, इसलिए दिखने में अच्छी लगती थी, लेकिन पारुल खूबसूरत थी, लेकिन बहुत मोटी थी। उन्हीं की क्लास का एक लड़का विनय जब भी पारुल को देखता बस देखता ही रह जाता। पूरे कॉलेज में सबसे सुंदर लड़की ये है, लेकिन न जाने इसने अपना क्या हाल बना लिया है। कितना खाती है ये। कोई लगातार पारुल को देख रहा है, उसे ये महसूस होता है। वो पलट के देखती है तो विनय उसे देख रहा था। वो उसके पास जाती है। ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी और लोगों की तरह देख रहे होगे ना कि कितनी मोटी है। हाँ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, लेकिन मैं इसीलिए नहीं देख रहा कि तुम मोटी हो। देख रहा हूँ कि तुम पूरे कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की हो। थोड़ा कम खाया करो यार, पतली हो जाओगी तो और भी सुंदर हो जाओगी। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और पारुल उसकी बात सुनकर शर्मा भी रही थी और चकरा भी रही थी। घर आते हुए पारुल पायल का हाथ पकड़कर उससे कहती है, सुन पायल, एक बात बताएगी? हाँ पूछ। ये तो मैं भी जानती हूँ कि मैं बहुत मोटी हूँ, पर क्या मैं सुंदर हूँ? ये कैसा सवाल है? अगर मैं कहूंगी कि तू सुंदर है तो क्या तू पतली हो जाएगी? तुझे बुरा नहीं लगता सब लोग तुझसे भागते हैं, तू तो कुछ करने की भी कोशिश नहीं करती। पायल की बात सुनकर पारुल चुप हो जाती है। फिर वो घर आती है तो माँ खाने के लिए पूछती है। पारुल कहती है उसे भूख नहीं है, और ये सुनकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। क्या हुआ? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? पारुल, क्या कोई बात हुई है कॉलेज में? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मुझे खाना नहीं खाना। दोनों बहनें अपने कमरे में आ जाती हैं। पायल उससे बहुत पूछती है, लेकिन पारुल कहती है सच में उसे भूख नहीं है। कैसे बताऊं इन सब लोगों को कि मेरा मन नहीं कर रहा है। मैं पड़ोसियों के घर का भी खाना खा लूं, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। आज पहली बार किसी ने मेरी तारीफ की है। थोड़ी देर तक पारुल अपनी भूख को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन 2 घंटे बाद वो रसोई में जाकर खाना खाने लगती है और जितना भी खाना रखा था वो सब खत्म कर देती है। अपने कमरे में आकर वो जोर जोर से रोने लगती है। क्या हो गया मेरी बहन, तू रो क्यों रही है? मैंने आज कोशिश की कि मैं एक टाइम का खाना छोड़ दूं, लेकिन मैं इतना सारा खाना खा गई हूँ। मुझे रोना आ रहा है, मैं खाना क्यों नहीं छोड़ पाती? पायल, तुम्हारी तरह मैं दिखना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त हों। आज पहली बार पारुल पायल के सामने इस तरह फूट फूट कर रोई थी। पायल को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे गले लगा लेती है और उससे वादा करती है कि वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएगी। अगली सुबह दोनों बहनें कॉलेज से पहले डॉक्टर के पास जाती हैं। देखिए, मैं इनको एक डाइट प्लान बनाकर दूंगी। कुछ मेहनत इन्हें खुद करनी होगी, कुछ वर्कआउट करना होगा, इवनिंग और मॉर्निंग में वॉक करना होगा, और ये जल्दी पतली हो जाएंगी। ठीक है मैम, आप लिख दीजिए। और आपकी फीस कितनी हुई? 1500 रुपए। ये सुनते ही दोनों बहनों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो डॉक्टर से कहती हैं कि उनके पास सिर्फ 200 रुपए हैं, और डॉक्टर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देती है। दोनों बहनें जब अस्पताल से बाहर आती हैं तो विनय उन दोनों को देख लेता है और अपनी गाड़ी रोककर उन दोनों को लिफ्ट देता है। फिर तीनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। पायल क्लास में नीचे चली जाती है और पारुल ग्राउंड में ही बैठ जाती है। विनय उसके पास आकर बोलता है, ओह सॉरी, तुम्हारी और मेरी ज्यादा बात नहीं होती है, लेकिन क्या तुम बीमार हो? तुम डॉक्टर के यहाँ से आई थी इसीलिए पूछ रहा हूँ। अभी तक पारुल चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसके ऐसा पूछते ही वो जोर जोर से रोने लगी। पता नहीं मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ, लेकिन मैं पतला होना चाहती हूँ। डॉक्टर ने 1500 रुपए फीस बताई। हम बहुत गरीब हैं, इतने सारे पैसे नहीं हैं हमारे पास। अब मैं कभी पतली नहीं हो सकती, मैं ऐसे ही दुनिया से चली जाऊंगी। मतलब तुम्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तुम सिर्फ पतला होना चाहती हो। तो भाई इसमें रोने की क्या बात है? लो मेरा हाथ पकड़ो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें पतला बना दूंगा। तुम डॉक्टर थोड़े ही हो। मुझ पर विश्वास कर सकती हो तो मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें 1 साल के अंदर अंदर पतला कर दूंगा। और तो और कॉलेज के अगले साल के मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द कॉलेज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज दिलवा दूंगा।
और विनय की बात सुनकर अपनी बहती हुई नाक को पोंछ पारुल खड़ी हो जाती है। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? बिल्कुल भी नहीं, मैं वादा करता हूँ मैं सच में ऐसा कर दिखाऊंगा। लेकिन तुम मुझसे प्रॉमिस करो, जैसा मैं कहूंगा तुम बिल्कुल वैसा ही करोगी, कोई चीटिंग नहीं करोगी। ये सुनकर पारुल हाँ कह देती है और उधर पायल को क्लास में टीचर की डांट पड़ती है क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत पीछे थी। कॉलेज के बाद दोनों बहनें, तुम मोटी हो पर कम से कम पढ़ाई में तो अच्छी हो। मैं पतली हूँ लेकिन पढ़ाई में इतनी पीछे हूँ कि बस पूछो मत। अब मैंने ठान लिया है, मैं सबसे ज्यादा नंबर लेकर आऊंगी और अगले साल इस कॉलेज से सर ऊंचा करके बाहर निकलूंगी। बहुत अच्छा मेरी बहन, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है और मैं भी इस कॉलेज से अपना सर ऊंचा करके निकलूंगी। पारुल विनय के साथ मिलकर अपने मोटापे को कम करने लगती है और उधर पायल दिल लगाकर पढ़ाई करने लगती है। सुनो पारुल, सब कुछ भूल जाओ। कौन तुम्हें देख रहा है, कौन तुम्हें कुछ कह रहा है? तुम बस अर्जुन की तरह मछली की आंख को देखो। तुम बहुत अच्छे हो विनय, मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो और समझा भी पा रहे हो। मैं पतली होकर दिखाऊंगी। विनय सुबह सुबह ही पारुल को लेने के लिए आ जाता। 5 बजे वो उसे लेकर जिम जाता और वहां पर उसे वर्कआउट करवाता। उसके खाने पीने के लिए चीज भी विनय ही लेकर आता और उधर पारुल दिल लगाकर नोट्स बनाती और उनको बार बार रिपीट करके याद करती। और देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। पारुल को इतना ज्यादा बदला हुआ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते थे। फाइनल ईयर के एग्जाम से पहले कंपटीशन था जिसमें पारुल फर्स्ट प्राइज जीतती है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि पायल ने टॉप किया है। दोनों बहनें अपने अपने कार्य में सफलता हासिल करती हैं। थैंक यू विनय, तुमने जो बोला वो कर दिखाया। ऐसा मत कहो, तुमने जो सोचा वो कर दिखाया। अब दोनों बहनें अपनी सफलता से खुश थीं। पारुल फिटनेस टीचर बन जाती है और पायल स्कूल टीचर, और दोनों के माँ बाप अपनी बेटियों की सफलता पर बहुत खुश होते हैं।